हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डी स्टडी अड्डा चैनल। आज से हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स का फुल कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे। बेसिक मैथ पढ़ने से पहले हम कोर्स का ओवरव्यू लेंगे। उसमें देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है और कोर्स कंप्लीट करने की अप्रोच क्या रहेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोर्स की अपडेट टाइम से मिल सके। फिजिक्स को कैसे रीड करना है, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आप उसको प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। ये हमारा सिलेबस रहेगा। इसमें हमारी 10 यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, सेकंड काइनेमेटिक्स है, थर्ड लॉज ऑफ मोशन है, फोर्थ वर्क एनर्जी एंड पावर है, फिफ्थ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी है, सिक्स्थ ग्रेविटेशन है, सेवेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है, एट्थ थर्मोडायनामिक्स है, नाइन्थ बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, 10th ऑसिलेशन एंड वेव्स है। ये सिलेबस आपकी बुक्स में दे रखा होगा, इसलिए इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। अब बात करें, जो भी हमारा ये सिलेबस है, इसका मेजर पोर्शन मैकेनिक्स है और मैकेनिक्स का जो वेटेज है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तभी सक्सेस हो पाएंगे जब आपकी मैकेनिक्स अच्छे से प्रिपेयर है। मैकेनिक्स प्रिपेयर होने से मतलब है आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा 11th क्लास की फिजिक्स को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एक तो रीजन यही है कि 11th क्लास बोर्ड एग्जाम ना होने की वजह से सीरियसली नहीं लेते। सेकंड ये होता है कि जब 10th पास करके आते हैं तो जो सिलेबस में वेरिएशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। 10th क्लास में सिलेबस बहुत कम होता है, जबकि 11th क्लास में सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट घबरा जाते हैं और उसको पढ़ना छोड़ देते हैं, जिससे उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है और कम होने की वजह से उनकी फिजिक्स वीक हो जाती है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एक स्ट्रेटजी के थ्रू पूरी फिजिक्स को पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। तो एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट प्रिपेयर हो गए तो आपको फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ चीजें समझ में ना आए, तो बिल्कुल घबराइए मत, उन्हें लर्न कर लीजिए। टाइम आने पर वो आपको समझ में आने लगेंगी। फिजिक्स में स्टार्टिंग में आपको बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है और रेगुलर रहने की जरूरत है, तभी आप फिजिक्स को अच्छे से कर पाएंगे। फिजिक्स की स्ट्रेटजी के लिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। आपने भी सुना होगा, स्टूडेंट्स के बीच में एक मिथ होता है कि जो बच्चे मैथ स्ट्रीम में जाते हैं उनकी फिजिक्स स्ट्रांग होती है और जो बच्चे बायो स्ट्रीम में जाते हैं उनकी फिजिक्स वीक होती है। पर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप लोग 10th पास करते हैं तब चाहे बच्चा बायो स्ट्रीम में जाए या मैथ स्ट्रीम में जाए, उस पर मैथ सेम होता है 10th क्लास में। तो जैसे ही वो 11th क्लास में एडमिशन लेता है तो ऐसा तो होता नहीं है कि वो उसी दिन जाके कंप्लीटली 11th क्लास का मैथ पढ़ लेगा। उसको पूरा 1 ईयर लगता है उस मैथ को कंप्लीट करने में, तो उसका मैथ अच्छा कैसे हो सकता है? मैथ तो धीरे धीरे ना अच्छा होगा। तो इसलिए आप इस बात पर मत जाइए, मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा। अगर आप उतना मैथ अच्छे से कर लेते हैं तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको फिजिक्स में मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं बुक्स की, कि बुक्स हमारी क्या होनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप वेट करते होंगे कि कौन सी बुक लें, तो मैं पहली बुक जो हम लोगों की रहेगी वो रहेगी एनसीईआरटी। दूसरी जो एक बुक लेनी है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो 30 to 40 ईयर्स के जो भी आते हो। बस रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे होने चाहिए, टॉपिक वाइज।
ये दोनों बुक क्या है आपकी मस्ट है। इसके बाद आप कोई भी एक बुक ले लें। प्रैक्टिस के लिए आपको जो भी बुक अच्छी लग रही है, जिसका प्रिंट अच्छा लग रहा है या जिसमें क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, जिसकी थ्योरी आपको अच्छी लग रही है, आप वो बुक ले सकते हैं। अगर आप मेरी चॉइस पूछेंगे तो मैं आपको प्रेफर करूंगा डीसी पांडे। आप डीसी पांडे पर जा सकते हैं। मैं डीसी पांडे को प्रेफर करूंगा। और बुक्स के नेम अगर आप जाएं तो एसएल अरोड़ा हो गया, या दिनेश की बुक हो गई, या एससी वर्मा सर की बुक, ये भी बुक अच्छी है। लेकिन मेरा सजेशन डीसी पांडे है। बाकी आप इन बुक्स के अलावा नूतन बुक्स हो गई, किसी भी बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। जो भी आपको बुक आपके सुटेबल लग रही है उस बुक को आप प्रेफर कर लीजिए। तो ये बात हो गई बुक्स की। नोट्स के लिए आप मेरी वीडियोज पर रिलाई कर सकते हैं। आप वीडियोज देखिए, फिर उनसे नोट्स बनाइए। कभी भी पीडीएफ नोट्स को यूज मत कीजिए, हमेशा पीडीएफ नोट्स को अवॉइड कीजिए। कोशिश करिए कि नोट्स आप खुद की हैंडराइटिंग में बना पाए। ये नोट्स आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, आपको इजीली मेमोराइज हो जाएंगे। इसीलिए पीडीएफ नोट्स की तरफ ना जाएं, अपनी खुद की हैंडराइटिंग में नोट्स बनाएं। अब बात करते हैं कि हमारा कोर्स कंप्लीट करने की अप्रोच क्या रहेगी। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियो अपलोड करूंगा। जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो अप्रॉक्स 1 आवर रहेगी, जिससे आपको देखने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। हम हर एक टॉपिक पर सफिशिएंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सीट भी दूंगा। वो प्रैक्टिस सीट आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो भी प्रैक्टिस सीट रहेगी वो आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी और प्रॉब्लम है तो भी आप इन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर सेंड कर सकते हैं, जिसका सलूशन या तो इन्हीं ग्रुप पर या वीडियो के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा। हम लोगों ने सिलेबस क्या है इस पर बात की, बुक्स क्या होनी चाहिए इस पर बात कर ली, कोर्स को कंप्लीट करने की अप्रोच क्या रहेगी इस पर बात कर ली। अब चलिए हम देखते हैं कि बेसिक मैथ क्या होता है। बेसिक मैथ में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिल सके। अब बात करते हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक मैथ स्ट्रांग नहीं होता है तो आपकी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। फिजिक्स एक न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसमें मैथ की बहुत ज्यादा नीड होती है। आप कैलकुलेशन करेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर सारे न्यूमेरिकल्स टाइप की प्रॉब्लम आती है, कुछ कॉन्सेप्चुअल टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ हो सकता है आप कॉन्सेप्चुअल टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर जाएं, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी मैथ अच्छी नहीं होगी। इसीलिए मैथ को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो आपकी बेसिक मैथ श्योरली अच्छी हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं हम बेसिक मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिक में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा लॉगरिथम। थर्ड यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक अलजेब्रा। फोर्थ यहाँ हम पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन। फिफ्थ यहाँ पर पढ़ सकते हैं इंटीग्रेशन। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे लिमिट। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमा मिनिमा, वो भी देखेंगे।
साथ में हम यहाँ पर देखेंगे कुछ ग्राफ्स। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। अगर आपको ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग है तो आप फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिथम। हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लॉगरिथम। बेसिकली जो लॉगरिथम यूज होता है वो फॉर सिंप्लीफिकेशन, यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है? इसमें क्या होता है, रिप्लेस मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन। हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन से रिप्लेस कर देते हैं। देखेंगे इसे कैसे रिप्लेस करते हैं। और क्या करते हैं, रिप्लेस डिवीजन विथ सब्ट्रैक्शन, और हम डिवीजन को सब्ट्रैक्शन से रिप्लेस कर देते हैं। अब लॉगरिथम आता कैसे, तो हम जो लॉगरिथम होता है उसको हम रिलेट कर देते हैं इंडिसेस से, रिलेट विथ इंडिसेस। इंडिसेस क्या, इंडिसेस जो होते हैं हमारे, किसी भी नंबर को पावर्स में लिख सकते हैं। 8 इक्वल टू, जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ऐसे ही हम 81 को भी लिख सकते हैं। 81 को कैसे लिख सकते हैं, 3 टू पावर 4। यानी जो हमारा 3 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 81। तो हमने इसको 81 को 3 टू पावर 4 लिख दिया। यहाँ पर ये 3 है, इसको हम बोलते हैं बेस, ये 4 है, ये हमारा क्या है, पावर है, या कह सकते हो ये इंडेक्स है। 81 हमारा क्या हो जाएगा, कोई नंबर। तो किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेस और उसकी कोई पावर। जनरल टर्म में हम लिख सकते हैं कोई नंबर x है और उसको हम क्या लिख सकते हैं, a कोई बेस हो जाएगा, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अब हम लॉगरिथम लिखना सीखेंगे। यहाँ पर लॉगरिथम हम कैसे लिखेंगे, लॉग लिया हमने, लॉग का वही बेस होगा जो यहाँ पर बेस है, यानी बेस सेम रहेगा। यहाँ पर हम नंबर लिख देंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा, पावर। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, यहाँ अगर x इक्वल टू a की पावर n के अकॉर्डिंग लिखोगे, लॉग बेस यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा a, नंबर कितना है x, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, पावर n। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ जाता है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी बेस इन ओरिजिनल एक्सप्रेशन, बेस इन ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ओरिजिनल एक्सप्रेशन कौन सी, ये वाली ओरिजिनल एक्सप्रेशन becomes base in logarithm। तो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में बेस है वही बेस किस में हो जाता है, लॉगरिथम। लॉगरिथम इज सेम एज द पावर इन ओरिजिनल एक्सप्रेशन। पावर इन ओरिजिनल एक्सप्रेशन कितनी है, n। तो ये जो लॉगरिथम है देखो किसके इक्वल है, पावर इन ओरिजिनल एक्सप्रेशन। तो इस तरह से हमें ये कोई भी नंबर, ये आपको याद रखना है, इस तरह से हम नंबर को इंडिसेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको हम बेस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लॉग a x इक्वल टू कितना आया, n। ये कब आया, जब किसी नंबर को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, x इक्वल टू a की पावर n। तो हम इस तरह से ये लिख सकते हैं।
तो ये जनरल टर्म है, ये आपको याद रखना है। हम पहले कुछ फॉर्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि उनको हम कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हम देख रहे हैं log a एक्स वाई। अभी एक्स वाई किसने मल्टीप्लीकेशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओवर एडिशन log a x प्लस log a y। फर्स्ट फॉर्मूला ये हमारा। सेकंड देखेंगे हम log a x अपॉन y। तो ये किसमें डिवीजन हुई, मल्टीप्लीकेशन में, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया किसमें, एडिशन में। यही log का पर्पज है। यहाँ पर log a x अपॉन y है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे log a x माइनस log a y। तो यहाँ पर जो भी हमारा डिवीजन था उसको हमने किसमें सिंप्लीफाई कर लिया है, सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला log a, कोई नंबर है इसकी पावर क्या है, x पावर m। तो यहाँ पर जो भी पावर्स रहती है वो किसमें आ जाती है, मल्टीप्लाई में, log a इंटू x। यानी जो भी हमारा नंबर है उसकी जो पावर है वो log कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, या कह सकते हो log के बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला हम पढ़ेंगे log, कोई नंबर हमारा b है, ये a बेस है, तो हम इसको इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नंबर बेस में आ जाता है, तो जो बेस है वो नंबर में, यानी b और a, इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे log, यहाँ पर कोई भी नंबर हमारा क्या है, x है, तो ये y है, तो हम इसको कॉमन बेस पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेस y है, बेस हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो log x लेट कर ले रहे हैं, यहाँ बेस कितना है a, तो यहाँ पर भी बेस कितना आ जाएगा a। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का बेस भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ बेस y था, हमने कॉमन, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना बेस कैसा रहेगा, कॉमन रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई भी नंबर दे रखा है, अगर इसका बेस और नंबर दोनों क्या है, सेम, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट हम याद रखेंगे कोई किसी भी बेस पर अगर यहाँ पर 1 है, यानी 1 का लॉग किसी भी बेस पर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। देखेंगे कि कैसे 0 होता है। ये जितने भी फॉर्मूले ड्राइव होंगे वो इसी फॉर्मूले को, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, उसी को यूज करके ड्राइव हो जाए। कोई भी अगर नंबर है उसकी पावर में लॉग है, सेम बेस पे है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के। तो ये जो हमारे फॉर्मूले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फॉर्मूले जो हैं हम इनको यूज करेंगे फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब पहले इनके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये हम फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं। नोट में लिखेंगे, जैसे कहीं पर भी अगर log बेस 10x दे रखा है तो इसको हम सिंपली log x लिख सकते हैं। तो इससे आप कहीं पर अगर बेस नहीं दे रखा है, जैसे यहाँ पर हमने नहीं लिखा है बेस, तो अपने आप अंडरस्टूड है, यहाँ बेस कितना होगा इसका, 10 होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग। यानी कॉमन लॉग क्यों बोलना है, क्योंकि यहाँ पर बेस कॉमनली हमें अंडरस्टूड रहेगा, बेस कितना है, 10। इसी तरह से कहीं पर भी अगर log बेस x दे रखा है, इसको हम सिंपली लिखते हैं ln x। यानी जहां भी ln x है तो ln का मतलब होता है log बेस e। ln हमारा स्टैंड करता है नेचुरल लॉग, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। n फॉर नेचुरल और l फॉर लॉग। तो ये आप याद रखेंगे ln x है, तो इसका मतलब वहां पर log का बेस कितना है, e, सिंपली log लिखा है, तो इसका मतलब वहां पर बेस कितना है, 10। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे जो आपको याद रखना है डायरेक्टली, याद, जैसे हमने अभी पढ़ा था log बेस a, नंबर भी a है, तो कितना होगा उसका वैल्यू, 1 होगा। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हो, अभी जैसे हम लोगों ने देखा था, अभी log लिख दिया और 1 लिख दिया, log 10 लिख दिया, तो अब आपको पता है यहाँ पर सिंपली लॉग है, तो यहाँ बेस आप सोचेंगे बेस कितना होगा, 10 ही होगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1। कहीं पर ln e लिखा है, तो अगर ln e लिखा है तो ln का मतलब कितना होता है, log e। ln किसके इक्वल होता है, log e के इक्वल होता है, इसका मतलब log e है, और यहाँ पर नंबर कितना है, e, यानी बेस क्या है, सेम, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1।
जैसे हमने पढ़ा a log a x इक्वल टू किसके इक्वल होता है x, यानी उस नंबर के इक्वल। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं। a जैसे कोई भी नंबर हमारा क्या है 10, तो यहाँ पर लिखा है log, तो ये x लिखा है, तो इक्वल टू, तो आपको पता है ये 10 की पावर है, कॉमन लॉग दे रखा है, यहाँ बेस भी कितना होगा 10, तो इसको हम डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं x। इसी तरह से e की पावर क्या दे रखा है ln x, ln x कितना आ जाएगा x। तो इस तरह से आप ये रिजल्ट्स को याद रख सकते हैं। e ln x हमेशा ln x के इक्वल होगा, 10 log x किसके इक्वल होगा x के। यहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यूज भी याद रखेंगे log की, जैसे log 1 कितना होता है 0, log 2 कितना होता है 0.3010, log 3 ये सब किस पर है बेस 10 पर, क्योंकि बेस कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब बेस कितना है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर log 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.4771। log 5 की वैल्यू हम याद रख सकते हैं 0.6989। एक और वैल्यूज अगर आप याद रख पाओ log 7 की वैल्यू हम याद रख सकते हैं 0.8450। और log 10 तो आपको पता है यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 होगा बेस में, तो इसका मतलब बेस और नंबर सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो देख सकते हैं आप log के अंदर जो भी नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। 10 पे 1 है और 1 पे वैल्यू 0 है। इस तरह से आप अगर इतनी वैल्यूज अगर आपको याद है तो आपको कैलकुलेशन करना बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 में देखेंगे वैल्यू फाइंड करनी है log 50 हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें log 50 फाइंड करना है तो देखो log 50 को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, log 5 इंटू log 10, ये फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर हम वो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, log कोई भी बेस में a x y है तो किसके इक्वल हो जाएगा log a x प्लस log a y। हम यहाँ पर एग्जांपल्स कर रहे हैं, इसके थ्रू आपको सारे फॉर्मूलेज भी क्या आ जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। तो log 5 तो बेस तो यहाँ पर क्या है 10, तो 10 ही रखेंगे और x की जगह 5 है, y की जगह 10 है, हम इसको ब्रेक फॉर्मूला यूज कर लेंगे log 5 प्लस log 10। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा log 10, यहाँ बेस में भी कितना होगा 10, यानी नंबर ये वाली आइडेंटिटी या डायरेक्टली आप याद भी रख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो log 10 की वैल्यू आपको याद है कितनी होती है 1। log 5 अभी हमने पढ़ा 0.6989 प्लस log 10 की वैल्यू 1, तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा 1.698। log मान लो आपको 200 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारे सुटेबल है उसकी तरह हम इसको ब्रेक कर लेंगे। जैसे इसको हमने ब्रेक कर लिया 2 इंटू 100, तो वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे फिर से, log a x y किसके इक्वल हो जाएगा log a x प्लस log a y। तो यहाँ पर x की जगह कितना हो जाएगा 2, y की जगह 100, तो बेस में कितना है 10, यहाँ कॉमन बेस a है तो यहाँ पर हमारा 10 है, तो आ जाएगा log 2 प्लस log 100। अब देखिए log 2 की वैल्यू तो हमें पता है 0.3010 प्लस log 100, तो log 100 को हमने बताया था, इसको इस तरह से भी हम ब्रेक कर सकते हैं, log 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। अब 10 टू द पावर 2 यहाँ पर आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने पढ़ा था, log a x की पावर m इसके इक्वल होता है m log a x, यानी जो भी पावर होती है वो log के बाहर आ जाती है, या हम कह सकते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 0.3010 प्लस 2 यहाँ आ जाएगा 2 log a 10, तो यहाँ पर बेस भी 10 है, नंबर भी 10 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और ये भी बोला था इसके डायरेक्टली वैल्यू भी याद रख सकते हो, log 10 कितना होता है 1, लेकिन तभी 1 होता है जब बेस कितना हो यहाँ पर 10।
बेस ई होगा तो ये 1 नहीं होगा। 0.3010 प्लस 2 इंटू 1, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2.3010। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस में लॉग के फॉर्मूलों को यूज करते हैं। जैसे कोई फंक्शन y इक्वल टू दे रखते हैं आपको a² b5 रूट c, तो इसको हमें लॉग में एक्सप्रेस करना है। तो अगर हमें लॉग में एक्सप्रेस करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लो बोथ साइड, तो उसको लॉग y आ जाएगा, इधर आ जाएगा लॉग तो लॉग यहाँ आ जाएगा a² b5 रूट c, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग a² b5, ये c रूट है, मतलब रूट c का मतलब है c की पावर 1/2। अब ये c की पावर 1/2 अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो c की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो अब ये तीनों नंबर किस में है, मल्टीप्लीकेशन में। जब तीनों नंबर मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, log axy, z जोड़ लो तो log ax, जो भी नंबर होंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, एडिशन में, y प्लस log z, इस तरह से। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगा देंगे, यानी log a² प्लस log v की पावर 5 प्लस log c की पावर -1/2। तो देखिए जो भी पावर्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 log a, यहाँ पर आ जाएगा 5 log b, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/2 log c। कौन सा फार्मूला यूज कर लिया था हमने, log a x की पावर m, किसके इक्वल हो जाएगा, m मल्टीप्लाई में आ जाएगा m log a बेस x। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, एक दे रखा है log 16 बेस में नंबर 4 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसको इस तरह के अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको देख रहा है कि बेस 16 है, नंबर जबकि हमारा 4 है, तो 16 को तो हम लिख सकते हैं 4 की स्क्वायर, लेकिन 4 को नहीं लिख सकते। इस दो तरीके हैं, फर्स्ट हम कर सकते हैं इसको लॉग कैसे निकालेंगे, 16 4, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग 16 4 को हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/2, इस तरह से। तो 16, तो यहाँ पर देखिए नंबर भी सेम, पावर कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो 1/2 लॉग बेस भी 16 है और नंबर भी कितना है 16, बेस और नंबर दोनों क्या है सेम, तो हमने पढ़ा था लॉग a होगा तो कितना आ जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1/2। सेकंड मेथड हम यूज कर सकते हैं इस तरह से, दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 16:4 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 log, अब जो भी बेस है वो कहाँ नंबर में पहुंच जाएगा, और जो ये नंबर है 4 वो कहाँ बेस में आ जाएगा, 4:16। यानी हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, log ab, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, log बेस यहाँ आ जाएगा और ये नंबर बी, इस तरह से इसको ये फॉर्मूला हमने यूज किया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंप्लीफाई है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log 1 log 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, तो 2 फिर से कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 1/2 log 4:4। अब देखो ये नंबर बेस सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आ जाएगा केवल 1/2:1, यानी 1/2। तो जिस तरह से आपको स्ट्रैक कर जाए उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ स्ट्रैक कर गया कि हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 16 का मतलब 16 की पावर 1/2,
तो 4 को हम इस तरह से 16 के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये हो गया। अगर इस तरह से नहीं तो आपको पता है कि हम 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको इंटरचेंज कर लिया, यानी नंबर को बेस में ले आए और बेस को नंबर में, बट ये किसके इक्वल हो गया, इसके रेसिप्रोकल के। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह का और एक देखते हैं। लॉग, यहाँ 81 लिख दिया हमने, यहाँ कितना लिख दिया 3 लिख दिया, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो एक तो तरीका वही है कि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 81 की पावर 1/4, इस तरह से लिख सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। बट जो हमने सेकंड मेथड देखा था उसके से देखते हैं हम, बहुत इजी रहेगा। लॉग 3 81, तो इसको हम पहले इसके रेसिप्रोकल में लिख लें। रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा, लॉग, तो यहाँ पर 81 बेस यहाँ नंबर में आ जाएगा और ये 3, तो यहाँ पर 1 लॉग 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टू पावर 4। तो आपको पता है कि जो भी पावर होती है वो लॉग मल्टीप्लाई में आ जाती है। अब ये बेस कितना रह गया 3, बेस और नंबर सेम है तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। हमने पढ़ा था ना लॉग 3 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि बेस और नंबर दोनों सेम है इसलिए। तो ये हमारे एग्जांपल्स, इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक दो एग्जांपल हम और देखते हैं अभी। जैसे हमारा है लॉग नंबर कोई 15 है, बेस हमारा क्या है 12। अब इसको किस तरह से, इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड करनी है तो हम किस तरह से सॉल्व करें। तो देखिए, तो जो हमने वैल्यूज पढ़ी हैं हम लोगों ने वो किस पे पढ़ी हैं, बेस 10 पे पढ़ी है, लेकिन हमने 15 बेस 12 इस तरह से वैल्यूज नहीं पढ़ी। तो हम इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बेस 10 में। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको बताया था log 10, तो यहाँ नंबर 15 हो जाएगा और ये भी यहाँ पर भी बेस 10 है और ये कितना हो जाएगा 12। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है, log xy अगर है तो हम इसको सेम बेस पे लिख सकते हैं, log a बेस आ जाएगा नंबर x, यहाँ पर आ जाएगा log a और ये y। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। log 10 15 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 10 बेस है, अब इसको बेस 10 ना लिखें तो भी कोई बात नहीं है, तो सिंपली log लिख लें। तो log 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं log 5 into 3, यहाँ पर 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं log 4:3। अब यहाँ पर 10 नहीं लिखा, ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर बेस कितना होगा अपने आप ही 10। यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेंगे वही log xy इक्वल टू log x प्लस log y। तो यहाँ पर आ जाएगा log 5 प्लस log 3, बेस तो यहाँ पर कितना होगा अपने आप अंडरस्टूड है 10। सिमिलरली यहाँ पर इसको भी कर लेंगे log 4 प्लस log 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो log 5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 0.6989 प्लस log 3 की वैल्यू भी 0.4771। अब बात आती log 4। log 4 की वैल्यू आपको मैंने नहीं बताई, लेकिन यह log 4 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। log 4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, log इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4, ये आ जाएगा, प्लस log 3 की वैल्यू आपको पता है 4.71771। अब ये 2 तो देखो ये पावर होती है वो किस में जाती है मल्टीप्लाई में, तो इसको एडिशन आप लोग कर लेना, प्लस का 0.4771, ये 2 अगर बाहर आ जाएगा तो केवल क्या बचेगा यहाँ पर log 2 बचेगा। तो log 2 की वैल्यू आपको याद है 0.3010 प्लस का 0.4771। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हैं, इजी सॉल्व कर सकते हैं। जो भी फॉर्मूले हमने यूज किए देखेंगे वो जनरल एक्सप्रेशन से कैसे फाइंड करते हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन हमारी क्या थी, जो भी जनरल एक्सप्रेशन थी x इक्वल टू a की पावर n, इसको हमने log में कैसे रिप्रेजेंट किया था, log बेस a x इक्वल टू n, इसका हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो था log a xy, इसके इक्वल था log ax प्लस log a y। इसको हमें फाइंड करेंगे कि कैसे हम लाए। तो
x इक्वल टू लेट कर लो a की पावर n, y इक्वल टू a की पावर n। अब इसको हम अगर लॉग में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, लॉग बेस a x इक्वल टू क्या हो जाएगा n। सिमिलर यहाँ पर भी लॉग बेस भी क्या है यहाँ पर a, तो वही लॉग का बेस हो जाएगा, नंबर क्या है y, तो y किसके इक्वल होता है, पावर, पावर यहाँ पर क्या है n के इक्वल हो गया। अब इन दोनों की हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई। तो x y को हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू a की पावर n। तो ये आप लोगों को पता है, मल्टीप्लाई अगर बेस सेम है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं a n प्लस n। तो ये हमारा कोई नंबर आ गया एक्स वाई, किसके इक्वल आ गया, a की पावर n प्लस। तो यहाँ पर भी हम वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जनरल फार्मूला हमारा लॉग है। देखिए यहाँ पर बेस कितना है a, तो यहाँ भी बेस कितना आ जाएगा a, नंबर कितना है यहाँ पर एक्स वाई, तो यहाँ भी नंबर कितना आ जाएगा एक्स वाई, और किसके इक्वल हो जाएगा, पावर के, पावर कितनी है n प्लस m, तो ये n प्लस m के क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर आ गया लॉग बेस a एक्स वाई। अब n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, n की जगह हम ये पुट कर सकते हैं लॉग ax, और m की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, लॉग a y। m की जगह हमने लॉग a, तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से हमने जनरल एक्सप्रेशन जो भी थी हमारी लॉग की, उसको यूज करके हमने फर्स्ट फॉर्मूला क्या कर लिया, प्रूफ। अब देखते हैं सेकंड फॉर्मूला हम प्रूफ नहीं करेंगे, हमने थर्ड ये फॉर्मूला ये पढ़ा था, लॉग ए एक्स कोई भी पावर m है तो वो किसके इक्वल हो जाती है, m लॉग ए एक्स, यानी जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको देखेंगे कैसे करते हैं, हमें पता कोई भी नंबर लेट कर लो, x इक्वल टू क्या है, a की पावर n। तो इसको आपको पता है कैसे लिख सकते हैं लॉग में, लॉग a बेस जो यहाँ पर है वही लॉग का बेस और नंबर, और ये किसके इक्वल हो जाता है, पावर। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, बोथ साइड इसकी हम क्या लिख सकते हैं, इसको पावर हम क्या कर लें, n ले ली, यहाँ पर भी a की पावर n कितनी ले ली, तो यहाँ जाएगा x की पावर m, और यहाँ पर पावर्स की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा a की पावर m। अब यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग को कैसे लिखते हैं, बेस कितना है a, तो वही बेस a लॉग का हो जाएगा, नंबर कितना है x की पावर m, तो x की पावर m हो गया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, पावर्स के, तो पावर कितनी यहाँ पर m n, तो m ये आ गया। बस सिंपल है। अब यहाँ पर लॉग a x की पावर m किसके इक्वल था, m n के। अब n की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, m तो ऐसे ही रहने दो, n की वैल्यू कितनी है, log a x, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हमने क्या पढ़ा था, log a x अपॉन y किसके इक्वल था, log a x माइनस log a y। अब इन दोनों जो फॉर्मूले हमने अभी प्रूफ किए थे उन्हीं को यूज करके हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यानी यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे वो भी देखेंगे। फर्स्ट की तरह तो प्रूफ कर ही सकते हैं इसको, अब ये देखेंगे कि उन दोनों फॉर्मूलों का यूज यहाँ पर कैसे करें। तो हमारे पास LHS जो टर्म है वो कितना है, log a x अपॉन y, तो log a x अपॉन y है, तो सिंपली कर लेंगे log a। देखो y यहाँ पर अगर इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो y की पावर 1 है, और y की पावर 1 यहाँ पर जाके कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। तो देखो यहाँ पर टू टर्म मल्टीप्लाई में, एक तो x है और एक y की पावर माइनस 1, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें फर्स्ट वाला, log a x y किसके इक्वल होता है, log a x प्लस log a y होता है। तो यहाँ पर x की जगह तो x ही है, लेकिन y की जगह y इनवर्स है, तो log a x प्लस log a y इनवर्स। तो यहाँ पर y था तो y आया, यहाँ y इनवर्स है तो यहाँ पर क्या आएगा, y इनवर्स। तो log ax प्लस, अब देखिए जो भी पावर्स होती है वो कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में, अभी हमने देखा था log a x की पावर m किसके इक्वल जाता है, m log ax
तो यहाँ पर -1 भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और आ जाएगा log a प्लस -1 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो log ax माइनस का log a। तो इसको इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो एक दो फॉर्मूले और देखते हैं कैसे आए थे। जैसे हमने पढ़ा था log किसी भी बेस पे a 1 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे हम किसी भी नंबर को किस तरह से, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये तो हम सबको पता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1 किसके इक्वल होगा, a की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 वैल्यू 1। अब इसको हम जनरल फार्मूला यूज कर लेंगे। जनरल फार्मूला लॉग के टर्म्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लॉग, अब देखिए बेस कितना है हमारा a, तो यहाँ पर भी लॉग जो यहाँ बेस है जनरल टर्म में, तो यहाँ आ जाएगा नंबर कितना है 1, तो पावर कितनी है हमारी 0, तो ये पावर के क्या हो जाएगा इक्वल, यानी हम इसको किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, x a की पावर n, तो यहाँ पर x हमारा कितना है 1, ये बेस तो a ही ले लिया है, और हमारी जो n पावर है वो यहाँ कितनी है 0। तो यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते थे, log ax इक्वल टू वही यहाँ पर यूज किया है। तो ये हमारा आ गया कि किसी भी बेस पर 1 की वैल्यू हमेशा लॉग में क्या होती है, 0। नेक्स्ट एक और देखेंगे यहाँ पर, जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, log a बेस a, नंबर भी है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, यानी नंबर और बेस अगर सेम है तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी 1। ये हमने अभी देखा था। अब ये कैसे, जैसे हम किसी भी नंबर को किस तरह से लिखते हैं, जैसे a को हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1 लिख सकते हैं। फिर वही जनरल फार्मूला यूज कर लेंगे। जनरल फार्मूला हमारा क्या था, यही वाला था। तो यहाँ पर x की जगह भी क्या है, a, ये तो a है, और n जो पावर है वो कितनी है 1। यहाँ पर यूज कर लेंगे log बेस, यहाँ पर कितना है a, तो यहाँ पर log का भी बेस a, नंबर कितना है a, तो यहाँ पर भी नंबर कितना है a, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पावर, पावर कितनी है हमारी 1। इस तरह से ये फॉर्मूला आता है। तो आपको ये दोनों रिजल्ट में याद रखना, यानी बेस और नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और 1 का लॉग किसी भी बेस पर हमेशा क्या होता है, 0। तो यहाँ पर हम लोग लॉग को फिनिश कर चुके हैं। अगर किसी को लॉग में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हम लोगों ने लॉगरिथम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी हम बेसिक्स ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए यूजफुल होगा। पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग, इसमें जो फोकस रहता है वो रहता है रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो फोकस ऑन relationship between sides and angles of a triangle। ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं। इसमें फर्स्ट हम समझेंगे कि एंगल क्या होता है। इसको आप लोग जानते भी होंगे, एंगल आपने पढ़ा भी है पहले। एंगल क्या होता है, हमारा फॉर्मूला अगर आप बोलेंगे तो आर्क ओवर रेडियस। एंगल क्या होता है, आर्क ओवर रेडियस। लेट्स से ये हमारा कोई सर्किल है,
इसकी रेडियस r है, कोई पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट से अगर हम बी पॉइंट पर मूव करेंगे तो हम कितने एंगल से रोटेट हो जाएंगे, लेट कर लो थीटा एंगल से, हम थीटा एंगल से क्या हो गए, रोटेट हो गए। तो ये जो एंगल थीटा है, तो यहाँ पर आर्क हमारी कितनी हो गई, ए टू बी, ए बी हमारी क्या हो गई आर्क, और रेडियस कितनी हो गई हमारी आर। तो एंगल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर्क ओवर रेडियस। तो जो भी हमारी आर्क है वो हम उसको किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, रेडियस भी किस में, लेंथ में। तो हम कह सकते हैं दोनों लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो एंगल हमारी कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। तो एंगल को मेजर करते हैं, इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं, इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं, कभी कभी हम इसे मिनट और सेकंड में भी मेजर करते हैं, लेकिन ये कब करते हैं, जब बहुत स्मॉल एंगल की बात होती है तब हम इसे मिनट और सेकंड में भी मेजर करते हैं। तो ये हमारा एंगल हो गया। तो एंगल को डिग्री, रेडियन ये आपको पता है। अब देखते हैं कि हम अगर कोई भी चीज 1 रेवोल्यूशन और 1 रेवोल्यूशन, तो 1 रेवोल्यूशन के केस में जब यहाँ सिलेक्ट कर लो ए से स्टार्ट हुआ या 1 रोटेशन ए से स्टार्ट हुआ, तो फिर से रिटर्न होकर हम किस पर आ जाएंगे, पॉइंट ए पर। इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन के केस में जो हमारी आर्क है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके सरकमफरेंस के इक्वल। सरकमफरेंस के इक्वल हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। जब ये 2 पाई आर हो जाएगी तो आर्क हमारी 2 पाई आर होगी। तो इस केस में हम 1 रेवोल्यूशन या 1 रोटेशन के लिए हम एंगल कैसे निकाल सकते हैं, आर्क ओवर रेडियस होता है, आर्क हमारी सरकमफरेंस के इक्वल कितनी है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, अपॉन में रेडियस के आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा 2 पाई। तो आप याद रखेंगे कि 1 रोटेशन या 1 रेवोल्यूशन में कितने एंगल से रोटेट हो जाता है, 2 पाई रेडियन। अब 1 रोटेशन के लिए हमें ये भी पता है कि जो एंगल होता है फॉर 1 रोटेशन या 1 रेवोल्यूशन, ये जो एंगल होता है डिग्री में, कितनी एंगल से रोटेट हो जाता है, ये 360 डिग्री से, इसमें डिग्री में है ये। तो हम कह सकते हैं यहां से कि जो 2 पाई है वो किसके इक्विवेलेंट आ गया, 360 के। 2 पाई किसके इक्विवेलेंट आ गया, 360 के। तो पाई किसके इक्वल आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो पाई इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 180। इसको याद रखना है, यानी पाई रेडियन किसके इक्विवेलेंट होता है, 180 डिग्री के। तो यहां से अगर चाहो तो हम ये भी कह सकते हैं 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, तो पाई को अपॉन में ले जाओ तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 अपॉन पाई डिग्री। यानी 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो 180 इधर ले जाओ, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहां से हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अगर हमारा थीटा रेडियन में गिवन है और हमें डिग्री में फाइंड करना है, तो हमें थीटा किस में फाइंड करना है, डिग्री में, और गिवन किस में है, रेडियन में। तो हम इसको लिख सकते हैं 180 अपॉन पाई इंटू थीटा किस में गिवन है हमें, रेडियन। एक फॉर्मूला इस तरह से याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। आप इसको याद रख सकते हैं, थीटा डिग्री में हमें अगर फाइंड करना है तो ये, अगर हमें रेडियन में फाइंड करना है तो यहाँ से रेडियन, तो इस टर्म को हम किधर ले जाएं, यहाँ ले जाएं। तो थीटा अगर हमें रेडियन में फाइंड करना है
तो हमारा आ जाएगा पाई अपॉन 180 किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा, जो हमें गिवन है किसमें, डिग्री में। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं थीटा कन्वर्जन के लिए, रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है बाद में कि 180 अपॉन पाई रखें या पाई अपॉन 180 रखें। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी भी हमें डिग्री में फाइंड करना है तो इस फैक्टर में जो 180 होता है वो डिग्री में होता है और जो पाई होता है वो रेडियन में। तो अगर डिग्री में फाइंड करना है तो 180 भी हमारा किसमें है, डिग्री में, तो न्यूमरेटर में हमेशा क्या रहेगा, डिग्री का टर्म रहेगा। रेडियन में देखो हमें फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में कौन सा टर्म होगा, रेडियन का। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस जो टर्म में रेडियन में फाइंड करना है तो पाई हम न्यूमरेटर में रखेंगे क्योंकि पाई रेडियन में होता है। तो यहाँ डिग्री से डिग्री क्या हो जाएगा यूनिट में, कैंसिल। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूलों को इजीली लर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ कन्वर्जन्स कि कैसे करते हैं इनके। जैसे ये तो हमें पता है पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 180। तो इजी यहां से लिख सकते हो पाई बाई 2, कितना लिख सकते हो आप लोग, 90। तो पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 90। पाई बाई 3 भी लिख सकते हो, कितना होता है, 60। पाई बाई 4 भी बता सकते हो, यानी 4 को क्या, पाई की वैल्यू 180, 4 से यहाँ पर डिवाइड कर दो तो 45। ऐसी पाई बाई 6 भी बता सकते हो, पाई की जगह 180 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 30। तो ये पाई की पाई बाई 6, पाई बाई 4 इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। एक दो एग्जांपल्स देखते हैं थीटा के कन्वर्जन के एग्जांपल। जैसे थीटा में जो गिवन है वो कितना गिवन है, गिवन है थीटा इक्वल टू 210 डिग्री, डिग्री में गिवन है। तो हमें फाइंड किस में करना है, थीटा रेडियन में फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला, थीटा रेडियन में फाइंड करना है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि पाई अपॉन 180 रखें या 180 अपॉन पाई। तो देखो रेडियन में तो न्यूमरेटर में भी रेडियन का टर्म होना चाहिए, यानी पाई होना चाहिए, अपॉन में क्या आ जाएगा 180 इंटू थीटा किस में रखेंगे, डिग्री। पाई अपॉन 180, पाई 180 यहाँ कितना पुट कर देंगे, 210, कैंसिल कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 7 पाई अपॉन 6। तो ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। इसके बाद एक दो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, रेडियन से किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। जैसे कोई भी है 5 बाई 7 पाई, ये थीटा तुम्हें गिवन है, ये किस में गिवन है, रेडियन में। हमें थीटा किस में फाइंड करना है, डिग्री में फाइंड करना है। एक तो सिंपल पहले फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो फॉर्मूला में अगर डिग्री में फाइंड करना है तो पता है फैक्टर क्या आएगा, या तो 180 अपॉन पाई आएगा या पाई अपॉन 180। लेकिन डिग्री में फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, डिग्री। तो 180 न्यूमरेटर में होगा 180 अपॉन पाई। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी, और थीटा यहाँ पर किस में आ जाएगा, रेडियन। वैल्यू पुट कर दो आप, 180 अपॉन पाई इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है, 5 अपॉन 7 पाई। अब देखिए यहाँ पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसको इजीली, तो ये आ जाएगा 900 अपॉन 7 डिग्री। इस तरह से आप, या यहाँ पर क्या करते हैं डायरेक्ट हम लोग, जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। थीटा इक्वल टू दे रखा है आपका 5 बाई 9 इंटू पाई, ये दे रखा है थीटा। ये किस में गिवन है, रेडियन में। ये भी हमारा रेडियन में गिवन है। हमें फाइंड करना है डिग्री में। डिग्री में हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर सिंपल है, 5 बाई 9, एक तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वरना डायरेक्ट पाई के प्लेस पे कितना पुट कर दो, 180, तो भी डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा 100। इस तरह से आप लोग
रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल की स्पेसिफिसिटी क्या है कि वन एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यानी वन एंगल किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो वो हमारा क्या कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल, कोई ए बी सी क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। लेट कर लो ये एंगल हमारा कितना है थीटा, तो ये एंगल कितना होगा 90। तो इसमें सबको पता होगा कि 90 जो भी एंगल होता है उसके जो सामने की साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है एंगल। अगर ये हमने लेट किया है तो इसके साथ जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं एडजेसेंट साइड। और इसको कह सकते हो बेस, इसको डिनोट कर देंगे हम बी से। हाइपोटेन्यूज को डिनोट कर देंगे एच से। नेक्स्ट जो ये साइड होती है, ये देखो इसके, तो इसको हम बोल सकते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट साइड या इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर साइड। अपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर साइड। इसको किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम लोग पी से। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज। तो थीटा के लिए एडजेसेंट साइड हो गया बेस। अगर हम कोई लेट कर लो ये थीटा ले लेते, ये एंगल, ये कोई एंगल ले लेते, लेट कर लो थीटा 1। अगर ये ले लेते तो ये जो ये है जिससे ये साइड एंगल बन रहा है, ये हमारी कौन सी साइड हो जाती एडजेसेंट साइड, यानी बीसी इसके लिए एडजेसेंट साइड होती। अगर हमने थीटा लिया है ये एंगल तो ए बी इसकी क्या है एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर साइड एडजेसेंट साइड क्या हो जाती चेंज, थीटा 1 के लिए ए बी क्या हो जाती परपेंडिकुलर साइड या कह सकते हो अपोजिट साइड। तो हम पहले साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, या इसको कह सकते हो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड को हमने बेस, यानी बेस बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको एच से। यही हम टेन थीटा पढ़ेंगे। तो टेन थीटा जो होता है हमारा रेशियो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या कह सकते हो ये हमारा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यहां से ये निकल के आ जाएगा P अपॉन V, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से हम लोग कॉसेक थीटा पढ़ते हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल होता है किसका साइन थीटा का। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेक थीटा हम पढ़ते हैं। सेक थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो ये अगर रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसी तरह से कॉट थीटा पढ़ते हैं। कॉट थीटा रेसिप्रोकल किसका होगा टेन थीटा का।
जबकि cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा यानी रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारे हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, sin थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। अगर ये नहीं है ध्यान तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा तो हमें पता ही होना चाहिए, और इनकी हेल्प से हम cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक थ्योरम यूज करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम कुछ फार्मूले भी ट्रिग्नोमेट्री के फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं एक एक फार्मूले हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, देखो बोथ साइड अगर हम यहाँ पर h से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, यानी p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये बन जाएगा p अपॉन h का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा b अपॉन h का होल स्क्वायर, और ये इधर क्या बन जाएगा? 1। तो यहां से आप देख सकते हैं p अपॉन h हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको पता है ये साइन थीटा होता है, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये b अपॉन h आपको पता है क्या होता है? cos थीटा का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके इक्वल आ जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के होता है। नेक्स्ट सेकंड हम देखते हैं इसी पाइथागोरस थ्योरम यूज को। अभी हमने किससे डिवाइड किया? हाइपोटेन्यूज से। अब हम किससे डिवाइड करेंगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दें। देखो तुम्हारी थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हम यहाँ किससे डिवाइड कर रहे हैं? इससे। तो आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। क्योंकि पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस बी अपॉन पी, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो आपको याद होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या होता है? tan थीटा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? cot थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? cot थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? sin थीटा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? cosec थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाता है? cosec स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये आपको प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आपको केवल ये फॉर्मूले याद रखने हैं। थर्ड है हमारा, जैसे हमने पी स्क्वायर से डिवाइड किया, एच स्क्वायर से डिवाइड किया, ऐसे देखते हैं हम। अब बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है? डिवाइड विद बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये जो एक तरह से जो फार्मूले मिल रहा है ये भी किसकी फॉर्म है? पाइथागोरस थ्योरम की ही फॉर्म है, लेकिन किस रूप किस में? एंगल की टर्म्स। डिवाइड विद बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम ये होती है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू इधर आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखिए, तो यहाँ पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, ये तो कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पर आ जाएगा P अपॉन V का होल स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा H अपॉन V का होल स्क्वायर। तो देखिए P अपॉन V आपको याद है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी क्या है tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ पर H अपॉन V ये आपको भी पता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है cos थीटा। तो H अपॉन V क्या हो जाएगा हमारा sec थीटा यानी किसका स्क्वायर है sec थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो ये नेक्स्ट हमारा ये आता है। तो ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। एक फॉर्मूला हमने और अभी फाइंड किया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के। इसी तरह से 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो इनको एक पॉइंट नोट करेंगे रेंजेस देखेंगे कि sin थीटा cos थीटा और tan थीटा की वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करते हैं। तो हम देखेंगे sin थीटा जो लाई करता है हमारा जो वैल्यूज रहती हैं वो -1 से लेके 1 के बीच तक लाई करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा थीटा चाहे कुछ भी हो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए sin थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। इसी तरह से cos थीटा भी हमेशा जो cos थीटा की वैल्यूज है वो भी कहां से कहां तक लाई करेगी -1 से लेके 1 तक यानी थीटा की किसी भी वैल्यूज के लिए हमेशा cos थीटा की वैल्यू -1 से ज्यादा मिलेगी 1 से कम। इसी तरह से tan थीटा हमारा लाई करता है tan थीटा हमारा जो लाई करता है वो -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक यानी tan थीटा -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक। तो ये तीनों वैल्यूज हमें याद रखनी है कि sin थीटा कहां से कहां तक रेंज होती है -1 से लेके 1 तक, cos थीटा की भी वैल्यू -1 से लेके 1 तक और tan थीटा की वैल्यूज -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक। अब हम लोग देखते हैं sin थीटा cos थीटा की वैल्यूज। तो यहाँ हम एक पहले टेबल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर थीटा इक्वल टू हम ले रहे हैं यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30, 45, 60 एंड 90। यहाँ लिख ले रहे हैं हम sin थीटा cos थीटा tan थीटा, यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं cosec थीटा sec थीटा एंड cot थीटा। इस टेबल को आपको याद रख लेना है। टेबल याद रखना बहुत इजी है जिससे आपको एग्जाम में कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब sin थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पर कितना है 0, sin 0 की वैल्यू आपको याद रखनी है 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, 45 पे sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और ये 90 पे वैल्यू कितनी होती है 1। अगर ये वैल्यूज आपको याद है sin थीटा की वैल्यूज आप याद कर लेना, बाकी पूरी टेबल की वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। और एग्जाम टाइम पे आप
विद इन 1 मिनट ये टेबल ड्रॉ कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं cos थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो cos थीटा की वैल्यूज हम यहाँ क्या करेंगे, इन वैल्यूज को रिवर्स करके लिखते हैं। यानी सबसे पहले क्या लिखें, 1 के बाद हमारा क्या आता है √3/2, फिर 1/√2, तो यहाँ क्या आता है हमारा 1/2, तो ये क्या आता है हमारा 0। हमने क्या किया इनको रिवर्स करके, इसका मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 हमारा क्या होता है 0 होता है। tan थीटा, तो आपको पता है tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो जाहिर सी बात है sin थीटा अपॉन cos थीटा है, यानी इसको हम इससे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 0 को 1 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0, यानी tan 0 की वैल्यू 0। यहाँ डिवाइड कर देंगे तो डिनोमिनेटर 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हुई 1/√3। यहाँ 1/√2 सेम है, कैंसिल कर दो तो कितना आएगा 1। तो tan 45 कितना हुआ 1। यहाँ भी डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कैंसिल, और कितना आ जाएगा √3। इसका मतलब tan 60 की वैल्यू कितनी है √3। tan 90, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हम अनडिफाइन यानी यहाँ पे इंफिनिटी आ जाएगा। tan 90 कितना होता है हमारा इंफिनिटी होता है। अब cosec थीटा निकालना है, तो आपको पता है cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है sin थीटा, यानी 1/sin थीटा। जो भी sin थीटा की वैल्यू है उनको हम यहाँ पुट कर दे, यानी उनका रेसिप्रोकल ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा cosec थीटा। तो यहाँ 0 है तो हमें क्या मिल जाएगा इंफिनिटी। यहाँ 1/2 है sin थीटा 30 पे, तो यहाँ कितना मिल जाएगा 2। यहाँ 1/√2 है तो यहाँ कितना मिल जाएगा √2। यहाँ √3/2 है तो कितना मिल जाएगा 2/√3। यहाँ पर 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1 ही होगा। ऐसी sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा। तो अगर ये 1/cos थीटा का रेसिप्रोकल है, cos थीटा की वैल्यूज ये है, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1। √3/2 का कितना हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का कितना हो जाएगा √2, या 1/2 का 2, या 0 का। cot थीटा भी आपको पता है, cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। tan थीटा यहाँ पर 0 का कितना हो जाएगा इंफिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का कितना हो जाएगा 1/√3 और इंफिनिटी का 0। इसके बाद ये तो वैल्यूज हो गई, लेकिन जो बहुत जगह क्या होता है फ्रिक्वेंटली ये देखा गया है कि एक दो वैल्यूज हैं वो उनका बहुत यूज होता है, जैसे sin 37 cos 37, या कह सकते हो कभी आ गया 3/5 4/5, इस तरह आपने देखा होगा। तो उसके लिए क्या है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बस उसमें ये ध्यान रखना है आपको कोई एक साइड चाहे एक साइड को थोड़ा बड़ा बना देंगे, उससे ज्यादा आपको इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना। जब आप इसमें बना देंगे तो यहाँ पर जो हम बनाने जा रहे हैं साइड लेने जा रहे हैं वो 5 4 3, तो जाहिर सी बात है 5 कौन सी साइड होगी हाइपोटेन्यूज वाली 5 होगी। अब बचा 4 और 3, तो आप खुद बताइए 4 ये होगी या ये होगी। जाहिर सी बात है ये बड़ी है तो इसको हम 4 लेंगे और इसको 3। तो हमने साइड्स हमारी कौन सी कितनी लेनी थी, हमें 5 4 एंड 3 लेनी थी, वो हमने चूज कर ली। ऐसी एंगल हमें चूज करनी है, एंगल हमें 37 चूज करना है और इसके बाद 53। तो आप खुद देख सकते हैं ये तो 90 है, अब 37 एंगल ये होगा या ये होगा, ये स्मॉल दिख रहा है यहाँ पर, तो अगर ये स्मॉल है तो ये 37 हो जाएगा और ये अपने आप क्या हो जाएगा 53 है। तो अब हमें इसमें ये कंफ्यूजन नहीं हुआ कि 30 के सामने की साइड 4 होगी या 3 होगी, वैसे ही भी स्मॉल एंगल के सामने की जो साइड होती है वो कौन सी होगी स्मॉल होगी, और जो एंगल हमारा बड़ा है उसके सामने की जो साइड है वो भी क्या होगी बड़ी होगी। लेकिन ये सब भी अगर आपको याद नहीं है तो बस एक ट्रायंगल की साइड को बड़ा बना दीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए अगर ये 5 है तो बड़ी वाली साइड 4 और ये 3, उसमें एंगल भी क्लियर हो जाता है। अगर ये स्मॉल एंगल अपने आप ही दिख रहा है तो ये 37 हो गया और ये 53 हो गया।
अब इजी है, आपको कुछ भी पूछा जाए, जैसे आपको अगर sin 37 पूछा जाता है तो sin 37 आपको कितना मिल जाएगा, एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ जाएगा 3/5। इसी तरह से अगर आपको cos 37 पूछा गया है, cos 37 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से आपको अगर tan 37 निकालना है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा 3/4। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं 37 के लिए, इसी तरह से 53 के लिए sin 53 को आप बता सकते हैं, sin 53 के केस में 53 एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो हम उसको कितना लिख सकते हैं 4/5। इसी तरह से cos 53 भी हम लिख सकते हैं, cos 53 कितना होता है, बेस 53 के केस में बेस कितना हो जाएगा हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5, 3/5। इसी तरह से tan 53, तो tan 53 के केस में परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 और बेस कितना है हमारा 3, यानी 4/3। तो ये इस तरह से हम sin 37 और sin 53 की वैल्यूज को भी याद रख सकते हैं। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे हमें गिवन है sin थीटा इक्वल टू 5/7, ये गिवन है, तो हमें फाइंड करना है, ये हमें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, cos थीटा फाइंड करना है और हमें tan थीटा फाइंड करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पता है sin थीटा इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब 5 हमारा यहाँ परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया है 5 और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 7, तो यहाँ हम एक ट्रायंगल बना लेंगे समझने के लिए। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 7, अगर ये थीटा ले लिया है तो ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हमें कितना दे रखा है 5। तो अगर हमें बेस पता लग जाए तो हम ये वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। बेस निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, बी स्क्वायर, एच हमारा कितना दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49 माइनस 25 यानी 22। अगर बी की वैल्यू निकालेंगे तो √24 आ जाएगी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√6। तो ये बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू मिल गई, तो cos थीटा हमें पता है सिंपली क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना आया 2√6 और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना दे रखा है 7, तो ये आंसर हो गया। tan थीटा अगर हमसे पूछा है तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5, बेस कितना है हमारा 2√6, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो आप वहां पर अगर वैल्यूज नहीं दे रखी तो cos थीटा और tan थीटा की वैल्यूज इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। ये हमने क्वाड्रेंट बनाया, तो ये एंगल यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, वन रोटेशन कंप्लीट होने पे ये कितना आ जाता है 360। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ। यहाँ पर हम कुछ बातें याद रखेंगे। यहाँ पर ए आता है, ए मतलब ऑल पॉजिटिव। यहाँ आता है हमारा एस, एस मतलब
साइन एंड कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ आता है हमारा टी, इसका होता है थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे tan एंड cot क्या होते हैं? पॉजिटिव। यहाँ आता है सी, इसका मतलब होता है cos एंड sec क्या होते हैं? पॉजिटिव। हमको पता लग गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं A S T C, A for all, S for sugar, T for tea, C for coffee। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो वैल्यूज है वो किस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या रहेगी, सेकंड में क्या रहेगी और थर्ड में क्या रहेगी। तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो हमारा एंगल रहेगा वो रहेगा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। अगर हमारा एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कैसे होते हैं? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होंगे? पॉजिटिव। ऑल का पॉजिटिव का मतलब साइन कॉस टेन सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होंगे? पॉजिटिव। अब देखते हैं यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। ये किसके इक्वल होगा? हाँ, यहाँ पर याद रखना है हमें कि जो अगर एंगल 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पर चेंज हो जाता है। चेंज किस में हो जाता है? साइन का कॉस में और कॉस का साइन में। ये याद रखना है, साइन कॉस में हो जाएगा चेंज, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से tan कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट tan में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। तो जो भी ये एंगल दे रखे हैं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इनके लिए साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में चेंज हो जाते हैं। तो अब देखते हैं इसका मतलब साइन का यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस। साइन का यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस। यहाँ पर अगर साइन का कॉस आ जाएगा और कॉस चेंज हो गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस का क्या आ जाएगा यहाँ पर? साइन, और क्या आ जाएगा? साइन थीटा। tan का क्या आ जाएगा? कॉट, कॉट थीटा। ये तो पता ही है सबको, ये सारे कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। देखते हैं क्या क्या होगा। लेकिन ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। और वो साइन अगर 90 माइनस थीटा है
तो किस में चेंज हो जाएंगे, कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, सेक थीटा। कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा। तो ये हमारे हमने किसके लिए देख लिया, एंगल 90 माइनस थीटा के लिए। तो 90 माइनस थीटा में आप याद रखना साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक, और सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो ये सब कैसे आए, पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं 90 माइनस थीटा के बाद कौन सा, 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा, तो आप लोगों को ये नहीं करना है, आपको अलग से करना है। मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। हमारा क्या हो गया, 90 प्लस थीटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा 90 से ज्यादा, तो हम किस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में। और सेकंड में आपको पता है साइन एंड कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। साइन एंड कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव है यहाँ, तो साइन और कॉसेक देख ले रहे हैं हम। एंगल कितना है हमारा यहाँ पर, 90 प्लस थीटा। एंगल हमारा हो जाएगा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, साइन का कॉस, टेन का कॉट, है ना, सेक का कॉसेक, तो ये चेंज हो गया। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन वाला है तो ये तो पॉजिटिव कॉस थीटा होगा, लेकिन ये कॉस, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। ऐसे टेन भी सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव, तो ये माइनस का कॉट थीटा। ऐसे ही कॉसेक किसमें आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक तो क्या होता है, पॉजिटिव, बट सेक क्या होता है, निगेटिव। इसी तरह से कॉट भी क्या आएगा यहाँ पर, निगेटिव आएगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, 90 प्लस थीटा के लिए। तो आपको 90 प्लस थीटा समझ में आ गया होगा। इसमें भी हमारे साइन का कॉस चेंज होना है, और जो साइन ये हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव होगा। कॉसेक भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसी तरह से जैसे हमने 90 प्लस थीटा देखा, इसी तरह से 270 माइनस थीटा के लिए भी कर सकते हैं। तो जो हमारा एंगल, हम किसकी बात कर रहे हैं, 270 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। 270 से कम माइनस थीटा कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे क्या होते हैं, टेन एंड कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 270 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा में भी वही साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, है ना। तो ये तो सबको पता है, ये साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, और कॉट टेन में। बस ये देखना है कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव। बस टेन और कॉट के क्या होंगे, पॉजिटिव। टेन का ये पॉजिटिव होगा और कॉट वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इस तरह से एंगल 270 माइनस थीटा के लिए भी आप लोग इसको देख सकते। अगर आपको इसको कॉपी करना है तो आप वीडियो पॉज करके इजीली इसको कॉपी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंगल 270 माइनस थीटा देख लिया, अब हम देखेंगे 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट, 270 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम लोग पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है केवल कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस एंड सेक क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब
नेगेटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव है तो आपको पता है ये 270 प्लस है, इनमें सब में कॉस साइन का कॉस, कॉसिक का सेक ये सब होना है, तो यानी ये साइन का कॉस ही रहेगा, कॉस का साइन ही रहेगा। बस हमें ये देखना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। बाकी सब हमारे नेगेटिव रहेंगे, केवल कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब हमारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो कॉस का ये है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सेक का ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो अगर ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी रहेंगी। तो फर्स्ट तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा 90 प्लस, तो हम देखेंगे 180। अगर हमारा एंगल 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा होता है, तो कोई भी चेंजेस नहीं होते, मतलब साइन का क्या रहेगा, हमेशा साइन, कॉस का कॉस रहेगा, इसी तरह से टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, तो वो कोई भी चेंजेस में नहीं आएंगे, है ना। तो हम फर्स्ट देखते हैं इसमें, फर्स्ट देखते हैं 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा देखिए 180 से कम, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन एंड कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। देखिए साइन 180 माइनस थीटा, जैसे ही कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, ये आ गया। तो साइन का तो यहाँ पर क्या रहना है, साइन ही रहना है, तो ये तो लिख ले रहे हैं साइन थीटा, ये भी कॉस थीटा ही रहना है, ये भी टेन थीटा ही रहना है, ये भी कॉसेक थीटा भी रहना है, ये भी सेक थीटा ही रहना है, और ये कॉट थीटा है। बस क्या देखना है, साइन। अब साइन देखना है तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, यानी ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ये पॉजिटिव होगा, कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा ये। लेकिन कॉस और टेन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होते, तो ये कैसे आएंगे, नेगेटिव। इसी तरह सेक और कॉट भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं आएंगे, तो ये कैसे आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव है। हमने ये देख लिया एंगल 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, 180 प्लस थीटा के लिए नोट करना है तो आपको बता चुके हैं, ये इसको आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इजी नोट कर सकते हैं। अब देखना है 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा में भी देख लीजिए 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है 180 प्लस थर्ड में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन एंड कॉट। टेन एंड कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। तो रहना वही है, केवल टेन और कॉट को क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो, बाकी सब निगेटिव। इसी तरह से आप 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, तो वो आप खुद कर लीजिएगा।
कि 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, बस कुछ नहीं 360 माइनस थीटा देखेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, यानी ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो बाकी सब नेगेटिव। ऐसे ही 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा फिर से किस में आ गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कैसे होते हैं पॉजिटिव, तो ये सारे जो हैं वो सब क्या हो जाएंगे फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। एक दो एग्जांपल करते हैं हम लोग, जैसे देखा है sin 135, फाइंड द वैल्यूज। sin 135 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर sin 135 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, sin 135 को हम ब्रेक कर सकते हैं इसमें sin 90 प्लस 45 में भी ब्रेक कर सकते हैं, या 180 माइनस करके भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो 180 से अगर हम ब्रेक करेंगे तो 180 माइनस 45 तो भी आ जाएगा। अब तो आपको पता है 180 माइनस 45 ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 180 से लेस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से लेस किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में पता है ASTC, S फॉर साइन, साइन और कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव, साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि हमने 180 में ब्रेक किया है, और ये कैसा होगा पॉजिटिव, कितना आ जाएगा sin 45, तो क्या आ जाएगा ये 1/√, sin 145। अगर इसको हम 90 में भी ब्रेक कर सकते थे, जैसे sin 135 है, इसको हम लिख सकते हैं sin 90 प्लस 45। तो 90 प्लस 45 ये फिर से किस में क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, बट ये साइन का क्या बन जाता है यहाँ पर कॉस, क्योंकि 90 प्लस है तो साइन का कॉस हो जाएगा cos 45। तो आपको पता है sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यूज कितनी होती है 1/√। इस तरह किसी तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अगर 180 में अगर ब्रेक हो जाए 180 माइनस या 180 प्लस तो इजी है, क्योंकि वहां आपको इनको चेंज नहीं करना होता, साइन का साइन रहेगा कॉस का कॉस रहेगा, लेकिन यहाँ आपको चेंज करना होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर 10 to 25, तो 10 to 25 को यहाँ पर देख सकते हैं 10 to 25 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10 180 प्लस में ब्रेक कर सकते हैं, 180 प्लस 45, और 10 180 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉड दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। ये 180 में ब्रेक किया तो 10 का क्या रहना है 10 ही रहना है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर क्या रहेगा ये पॉजिटिव, तो ये हमारा आ जाएगा 1045, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। थर्ड देखते हैं हम, cos 405, cos 405 देखते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 360 में ब्रेक कर ले रहे हैं, 360 प्लस 45, तो 360 प्लस 45 तो 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 360 प्लस में, तो 360 हो चाहे 180 हो, cos का cos रहेगा, sin का sin रहेगा, tan का tan रहेगा, और 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए क्या है पॉजिटिव, और आ जाएगा cos 45, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। अगर हमारा कहीं पर भी एंगल माइनस थीटा के टर्म्स में दे रखा है, एंगल कितना है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब है ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आपको याद रखना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos एंड sec क्या होते हैं पॉजिटिव, cos और sec क्या होते हैं पॉजिटिव। इसका मतलब है sin माइनस थीटा
कॉस और सेक की तो पॉजिटिव होने, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन रहेगा, माइनस का साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के, क्योंकि ये पॉजिटिव रहने। टेन माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा। इसी तरह से कॉसेक माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक थीटा की माइनस कॉसेक थीटा। इसी तरह से सेक माइनस थीटा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा तो ये किसके इक्वल होगा, सेक थीटा के। इसी तरह से कॉट माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। तो याद रखना है कहीं पर भी माइनस थीटा एंगल दे रखा है तो उसको इस तरह से, यानी इजी है, माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉस का कॉस ही रहना है, साइन का साइन ही रहना है, टेन का टेन ही रहना है। ये है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी को आप लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यानी एक बार आप साइन के साथ लेंगे और एक बार कॉस के साथ। साइन ए प्लस कॉस बी, एक बार कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट है साइन ए माइनस बी। यहां पर भी सेम लिखेंगे, बस साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। बस यहाँ अगर निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा। अब लिखते हैं कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर याद रखना पहले ए एंड बी किसके साथ आ जाएंगे, कॉस के साथ। तो कॉस ए कॉस बी, अब ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा साइन ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ए माइनस बी, आपको पता है कॉस ए माइनस बी क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी। जहां माइनस है वहां क्या आ जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का क्या आ जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में आ जाएगा वन माइनस टेन ए टेन बी। इसी तरह से टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो आपको ये a प्लस बी ए माइनस बी में 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इस पर एक दो एग्जांपल देखना है जिससे आपको ये समझ में आ जाए। जैसे में फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट है साइन 75, सेकंड है कॉस 105। इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो अगर आप इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम ऐसे याद ही ब्रेक भी नहीं करेंगे, 90 माइनस 15 में ब्रेक कर देंगे, तो 15 की वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पर भी हम 90 प्लस 15 में ब्रेक कर देंगे तो भी हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। तो हम इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि जिसमें हमें इसकी वैल्यूज पता हो। जैसे साइन 75 तो अगर हम इस तरह से ब्रेक करें साइन 45 प्लस 30, तो हमें 45 की भी वैल्यू पता है और 30 की भी वैल्यू पता है। हम इजीली इसको फार्मूला यूज करके इजी, तो हमने ये कौन सा फार्मूला बनना है, ये लेट कर लो, ए बनना है, ए हो गया और ये बी। तो ये फार्मूला बनना है साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, इसका साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला। इस फार्मूले को हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन ए की जगह क्या है 45, साइन 45
cos b, b की जगह cos b की जगह क्या है 30, और यहाँ पर साइन कौन सा है प्लस, तो यहाँ प्लस साइन ए cos b हो गया। इसी तरह से cos a, a की जगह क्या है 45, साइन b, b की जगह क्या है 30। बस वैल्यू पुट कर लीजिए। साइन 45 क्या होता है टेबल से याद कर लीजिए 1/√2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस cos 45 जो sin 45 होता है वही cos 45 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे देखिए 1/2√2 क्या आ जाएगा कॉमन, और यहाँ बचेगा √3 प्लस। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया इजी सॉल्व। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। cos 105, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे cos 105 को, cos 60 प्लस 45, तो ये क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा b। तो ये बन गया cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos a cos b का पहले cos cos वाले आते हैं फिर sin sin वाले। अगर यहाँ प्लस है तो वहां क्या आएगा माइनस, तो cos a cos b आएगा। इसका मतलब cos 60 और cos 45, अब प्लस है यहाँ तो क्या आ जाएगा माइनस sin 60 और sin 45। अब जो cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2, cos 45 1/√2 माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2√2 क्या आ जाएगा कॉमन, और यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा √3, तो 1 माइनस √3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से इन फॉर्मूलोज को यूज करके हम एंगल्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला जैसे फर्स्ट है हमारा sin 2 थीटा। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। सेकंड हम पढ़ेंगे cos 2 थीटा, तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी एक फॉर्म और होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। थर्ड हम पढ़ेंगे tan 2 थीटा का, तो क्या आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे होते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। अब इनको थोड़ा समझते हैं कि ये आते कहां से। जैसे फर्स्ट वाला है sin 2 थीटा, तो आपने भी फॉर्मूला पढ़ा था sin a प्लस b क्या होता है sin a cos b प्लस का cos a sin। अब a एंड b की जगह दोनों a और b किसके इक्वल हो जाए थीटा के, तो आ जाएगा हमारा sin थीटा प्लस थीटा। यहाँ भी आ जाएगा sin थीटा cos थीटा, a की जगह भी थीटा b की जगह भी थीटा cos थीटा, यहाँ भी sin थीटा। तो ये क्या बन जाएगा sin 2 थीटा। इसी तरह से तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला। इसी तरह से cos 2 थीटा, तो इसमें क्या आ जाएगा cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज कर लीजिए cos a प्लस cos b। चलिए देखते हैं, इन्हीं फॉर्मूले से ये आया है cos a प्लस cos b क्या होता है cos a cos b। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस sin a sin। इस तरह से तो a और b फिर से किसके इक्वल है थीटा के, तो यहाँ पर a और b की दोनों की जगह क्या रख दो थीटा, यानी cos थीटा प्लस थीटा। यहाँ भी रख दीजिए cos थीटा, a की जगह भी b की जगह भी तो cos थीटा, माइनस यहाँ भी sin थीटा
और यहाँ भी ए बी की जगह भी थीटा, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा, और ये यहाँ क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर। तो ये सेकंड फार्मूला जो हाफ एंगल फार्मूला है वो इन्हीं से आया है, बस ए एंड बी को हमने क्या पुट कर दिया 2 थीटा। इसी तरह से नेक्स्ट नहीं करवा रहे हैं वो tan 2 थीटा का आप कर सकते हैं, tan a प्लस b का फार्मूला यूज कर लीजिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये वहां से यूज होता है। नेक्स्ट एक नोट पॉइंट करके लिखिए, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए आप यहाँ पर साइन थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा थीटा। इसी तरह से tan थीटा भी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा थीटा के, बट cos थीटा किसके इक्वल आएगा 1। तो स्मॉल एंगल कितना थीटा लेस देन कितना हो 25, ये 30 तक भी जा सकता है लेकिन लेस देन 25, तो ये रिलेशन वैलिड रहेंगे। तो साइन थीटा थीटा के इक्वल रहेगा, tan थीटा भी थीटा के इक्वल, और cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो फिनिश होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं।